आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। उपराष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष ने बी सुदर्शन रेड्डी को बनाया उम्मीदवार, रह चुके हैं सुप्रीम कोर्ट के जज। हल्फनामे पर बोली प्रियंका गांधी, कहा ये सब बेकार की बातें, सब बकवास है। राहुल गांधी के सवालों का जवाब दे चुनाव आयोग। मुंबई में भारी बारिश से 7 लोगों की मौत, ठाणे कॉलेज बंद, स्कूल पालघर में रेड अलर्ट। दिल्ली में नया शिक्षा कानून लागू, सौरभ भारद्वाज ने जताई आपत्ति। अखिलेश यादव ने योगी सरकार को घेरा, कहा अमेरिकी टैरिफ की वजह से कारोबारियों पर मंडरा रहा है संकट। कन्हैया कुमार ने हल्फनामे वाली टिप्पणी पर मुख्य चुनाव आयुक्त गणेश कुमार की आलोचना की। ज़ेलेंस्की संग मीटिंग के बाद बोले ट्रंप, कहा बहुत खुश हूं, मैंने रूस के राष्ट्रपति को फोन किया। अब समाचार विस्तार से। इंडिया गठबंधन के उपराष्ट्रपति पद के नाम का ऐलान कर दिया गया है। तेलंगाना से आने वाले पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी को उम्मीदवार बनाया गया है। रेड्डी का मुकाबला एनडीए उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन से होगा। रेड्डी के नाम की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की है। खड़गे के मुताबिक विपक्ष के सभी दलों के बातचीत के बाद सुदर्शन रेड्डी के नाम पर फैसला लिया गया। आम आदमी पार्टी ने भी रेड्डी के नाम का समर्थन किया है। वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव देखिए, जस्टिस रेड्डी एक योग्य कानूनविद, और उनका अगर आप बैकग्राउंड देखें, इतिहास देखें, तो दक्षिण से जाके पूर्व में आसाम के चीफ जस्टिस बने, और उनके जजमेंट आप देखें, उनका संघर्ष आप देखें, तो आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए था। तो उनके ज्ञान का लाभ हमें यहां मिलेगा। एंड मुझे ऐसा लगता है कि सबसे सुटेबल कैंडिडेट कोई हो सकता था तो जस्टिस रेड्डी। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने वोट चोरी विवाद पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर चुनाव आयोग को सच बताना चाहिए। राहुल गांधी जी किसी हमले से नहीं डरते, वे सब कुछ सह लेंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि सत्ता पक्ष राहुल गांधी जी के उठाए सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। इसीलिए कभी हल्फनामा, कभी नेहरू जी और कभी इंदिरा जी की बात करने लगते हैं। सह लेंगे सब कुछ और लड़ते रहेंगे, बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे। आज यहाँ पे कहा लोगों ने कि शपथ दे दे तो फिर जांच होगी। कैसा शपथ? उसका तो टाइम होता है ना, 30 दिन 45 दिन जो भी है। तो क्या कैसा शपथ? इससे बड़ा शपथ कौन सा है जो हम लेते हैं अंदर लोकसभा में? और ये तो अफिडेविट जो ये मांग रहे हैं, ये तो बिल्कुल फिजूल की बात है। जैसे ही अफिडेविट आएगा वो बोलेंगे कि 45 दिनों के बाद दिया है तो ये उसको रद्द कर देंगे। तो ये सब सॉरी, लेकिन ये सब बकवास है। सच्चाई उनके सामने है, सबके सामने है। सच्चाई का जवाब दें। ये सब क्यों हुआ? 100 लोग जीरो एड्रेस पे क्यों हैं? इतने सारे लोग इकट्ठे एक एड्रेस में कैसे हैं? ये सब चीज़ें, जितने भी सवाल उठाए हैं राहुल जी ने, उनका जवाब दें। जवाब दे नहीं पा रहे हैं, इसलिए पहले तो नेहरू जी की बात करेंगे, इंदिरा जी की बात करेंगे, अफिडेविट की बात करेंगे, शपथ की बात करेंगे। जो मुद्दे उठाए हैं उनका जवाब दें ना। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने उपराष्ट्रपति चुनाव पर कहा कि चुनाव होंगे, अभी तक हम ये नहीं समझ पाए हैं कि ये चुनाव हम पर थोपे क्यों गए। अचानक जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा क्यों दिया और कहाँ चले गए? जिस दिन से उन्होंने पद छोड़ा है उस दिन से नजर नहीं आए हैं। जहाँ तक उपराष्ट्रपति चुनाव का सवाल है, इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार को जीतना चाहिए। प्रेसिडेंट कैंडिडेट एनडीए ने भी अनाउंस किया और इंडिया कैसे देखते हैं? इलेक्शन होगा और चलिए। पहले तो अभी तक तो हम समझ नहीं पाए कि ये इलेक्शन हमारे ऊपर ठोसा क्यों गया। इतनी जल्दी अचानक वो वाइस प्रेसिडेंट धनखड़ साहब छोड़ के गए, और गए कहाँ? जिस दिन से छोड़ा उस दिन से नज़र नहीं आए। मैं तो क्योंकि उनके साथ थोड़ा सा मिल बैठने का मुझे मौका मिला, मैं तो ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि वो सेहतमंद रहे, ठीक रहे। जहाँ तक इलेक्शन का सवाल है, इंडिया ब्लॉक का उम्मीदवार जो है वो जीत जाना चाहिए।
शिवसेना यूबीटी सांसद संजय राउत ने साफ किया है कि विपक्ष मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी कर चुका है। उन्होंने कहा कि सीईसी भाजपा के प्रवक्ता की तरह व्यवहार कर रहे हैं और उनकी भाषा लोकतंत्र के लिए अस्वीकार्य है। संजय राउत ने यह भी कहा कि हम इस सब के पीछे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का समर्थन करते हैं। लड़ाई खत्म हो गई, हमारी लड़ाई खत्म नहीं हो गई। चाहे बिहार हो चाहे महाराष्ट्र हो, चुनाव में जो धांधली हुई है और धांधली होती रहेगी, उसके बारे में हम आवाज उठाते रहेंगे। ये जंग है, ये लड़ाई है। इस प्रकार की डेमोक्रेसी बचाने की लड़ाई कभी रुकती नहीं। सर्वोच्च न्यायालय ने जो निर्णय दिया है वो हमें मंजूर नहीं है। सबको मालूम है महाराष्ट्र का चुनाव किस प्रकार से हाईजैक किया गया, किस प्रकार से 5 बजे के बाद हजारों वोटर्स बूथ पर आ गए। कहां से आ गए? हम वीडियो मांग रहे हैं, हमको दे नहीं रहे, नो डॉक्यूमेंट्स। और सर्वोच्च न्यायालय चुनाव आयोग पर विश्वास रखकर हमारी याचिका खारिज करती है। ये बहुत ही डेमोक्रेसी के लिए बहुत गंभीर बात है। हरियाणा के भिवानी में 19 वर्षीय प्ले स्कूल टीचर मनीषा की मौत को लेकर पुलिस जांच और राजनीतिक दल दोनों ही तेज हो गई हैं। शुरू में इसे हत्या बताया गया था, लेकिन अब पुलिस के हाथ सबूत आए हैं, आत्महत्या की कहानी बयान कर रहे हैं। हालांकि विपक्षी दल और परिवार इस मामले को लेकर लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसको कहते हैं चोरी और सीनाजोरी। नायब सिंह सरकार हरियाणा के लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम साबित हुई है। पूरे देश में सबसे असुरक्षित प्रदेश आज के दिन हरियाणा बन गया है। और जब लोग इसके खिलाफ आवाज उठाते हैं तो आप इंटरनेट बंद करके उनकी आवाज दबाना चाहते हो। सुरक्षा मुहैया कराने की बजाय लोगों की आवाज दबाना नायब सिंह सरकार की प्राथमिकता बन गई है। ये बहुत शर्मनाक है। मुंबई और महाराष्ट्र के कई जिलों में लगातार हो रही भारी बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। मुंबई, ठाणे, पालघर और नवी मुंबई के कई इलाकों में सड़कों पर जलभराव के कारण स्थिति खराब हो गई है। आईएमडी ने ठाणे और पालघर जिलों में 18 से 19 अगस्त के बीच रेड अलर्ट जारी किया है। इसके चलते स्कूल कॉलेजों में छुट्टी घोषित कर दी गई है। में भारी बारिश हो रही है, आपने अभी मीटिंग की, क्या? देखिए, महाराष्ट्र में बहुत बड़े पैमाने पर बारिश हो रही है। कल से हम लोगों ने रेड अलर्ट दिया था, उस अनुसार बारिश हुई है। उसके चलते कुछ जगह पर जान और माल का नुकसान हुआ है। वहां पर हमने सारी एहतियात बरती हुई है। वहां पर एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के लोग भी हमने तैनात किए हैं। आगे भी जहां पर रेड अलर्ट बताया गया है वहां पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मुंबई में भी 300 mm बारिश करीब करीब हुई है, जिसके कारण कुछ डिस्ट्रप्शंस निर्माण हुए, लेकिन अभी पानी नीचे जा रहा है। बड़े पैमाने पर इसमें भी कार्रवाइयां की जा रही है। मीठी नदी में उसके लेवल ऊपर जाने के कारण वहां के कुछ लोगों को इवैक्यूएट किया था, लेकिन अब मीठी नदी की लेवल भी नीचे जा रही है। लेकिन आने वाले कुछ घंटों में अभी भी रेड अलर्ट मुंबई में है और कोकण के इलाकों में और घाट के इलाकों में सब जगह रेड अलर्ट है। कुछ जगह ऑरेंज अलर्ट भी है, तो उनको भी किस प्रकार से एहतियात बरतना है ये बताया गया। दिल्ली स्कूल शिक्षा अधिनियम को मंजूरी मिल गई है। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान कर दी है, जिसके बाद सरकार ने इसे अधिसूचित कर दिया है। ये कानून आज से दिल्ली में लागू हो गया है, जिसके बाद आप अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने कहा कि निजी स्कूलों की फीस को लेकर नया शिक्षा कानून बनाया गया है। ये पूरी तरह से निजी स्कूल मालिकों के लिए बनाया गया है और मध्यम वर्ग के बच्चों के अभिभावकों के खिलाफ है। शिक्षा का कानून बनाया गया है प्राइवेट स्कूल की फीस को लेके। ये पूरी तरीके से प्राइवेट स्कूल के मालिकों के लिए बनाया गया है और मिडिल क्लास और बच्चों के माता पिता के खिलाफ है। इसके अंदर आज हमने एक मुहिम शुरू की है, जिसमें हम ये पर्चा एक तरफ हिंदी में या अंग्रेजी में है, दूसरी तरफ हिंदी में है। ये पर्चा हम लोग आज दिल्ली की सभी विधानसभाओं में प्राइवेट स्कूलों के बाहर इस तरह से बांट रहे हैं। आज यहाँ पे जैसे ग्रेटर कैलाश विधानसभा में एक स्कूल को लिया है, कल दूसरे को लेंगे, फिर तीसरे को लेंगे और तमाम प्राइवेट स्कूल जो बड़े बड़े हैं उनके पेरेंट्स को जागरूक करने के लिए ये पर्चा हम लोग बांटेंगे और ये मुहिम हमारी चलेगी ताकि पेरेंट्स को पता चले कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने स्कूल मालिकों को मिलकर एक ऐसा कानून बना दिया है जिससे पेरेंट्स जो हैं मूक दर्शक बन के रह जाएंगे और हर साल मनमानी फीस स्कूल बढ़ा पाएंगे और जो फीस अभी 1 अप्रैल को बढ़ी है उस फीस को वापस कैसे किया जाएगा, इस प्रावधान के अंदर वो तरीका नहीं है।
आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय सिंह ने चुनाव आयोग को चुनौती दी है कि वो अगर निष्पक्ष है तो जिन राज्यों में वोट में गड़बड़ी की शिकायतें आई हैं उनकी जांच कराकर कार्रवाई करें। वहीं उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने खुद कहा है कि बिहार के 22 लाख मतदाता मर चुके हैं, इसीलिए उनके नाम काटे गए हैं। और जब उनसे पूछा गया क्या उनकी मृत्यु पिछले 6 महीनों में हुई है तो उन्होंने कहा कि उनकी मृत्यु पिछले 20 सालों में हुई है। इसका मतलब यह है कि 20 सालों से आप बिहार में मरे हुए लोगों के नाम सूची में रखकर चुनाव करवा रहे थे। अपोजिशन की सरकारें हैं, वहां पहले उन सरकारों को डिसॉल्व किया। भाई ये तो इलेक्शन कमीशन ने खुद चिल्ला के कहा कि ये 22 लाख वोट जो बिहार में हैं ये मर चुके हैं, इसलिए हमने काटा इसका। और पूछा गया कि क्या ये 6 महीने में 22 लाख लोग मरे, तो उन्होंने कहा नहीं साहब ये पिछले 20 साल में 22 लाख लोग मरे। तो इसका मतलब पिछले 20 साल से आप बिहार में मरे हुए लोगों का नाम सूची में रख के और आप चुनाव करा रहे थे, एक बात। दूसरी बात यह है कि जो चुनावी भ्रष्टाचार पकड़ा जा रहा है उसके सारे प्रमाण दिए जा रहे हैं। हमने दिल्ली के अंदर दिया कि भाई केंद्रीय मंत्रियों के घर में 33 वोट बने हैं, 22 वोट, 15 वोट, सांसदों के घर में किसी पते पे ना हो फिर भी 50 वोट बने। तो ये सब कुछ दिया था, उस पर आपने कोई कार्रवाई नहीं की। यही शिकायत महाराष्ट्र की आई, कर्नाटक की आई, हरियाणा की आई। तो जिन जिन राज्यों में शिकायत है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। अब आप अगर ये सोचते हैं कि आप जैसे चाहेंगे वैसे चुनाव आयोग चलाएंगे और क्योंकि आपके ऊपर मोदी जी का हाथ है और भारतीय जनता पार्टी का हाथ है तो आप इस देश में कुछ भी कर लेंगे, तो ये तो ठीक नहीं है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना को लेकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ की वजह से यूपी के कारोबारियों को भारी नुकसान हो रहा है, लेकिन आज व्यापारियों की कोई नहीं सुन रहा। सपा अध्यक्ष ने कहा कि अमेरिका ने जब से भारतीय उत्पादों पर टैरिफ लगाया है तब से हमारे भदोही के कारपेट से जुड़े कारोबारी, मुरादाबाद में ब्रास से जुड़े कारोबारी भी संकट में आ गए हैं। जब से टैरिफ लगा है हमारे भदोही के कारपेट से जुड़े हुए सभी कारोबारी संकट में हैं। मुरादाबाद के ब्रास से जुड़े हुए सब कारोबारी संकट में वो भी आ गए। यही नहीं, प्रदेश में बड़े पैमाने पर चीजें एक्सपोर्ट होती थी अमेरिका। आज व्यापारियों की कौन सुन रहा है, उनकी मदद करने के लिए कौन आ रहा है? और फिर जिस सरकार ने 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट को लेकर के न जाने कितना बजट रखा था, शायद किसी योजना में इतना बजट नहीं रखा गया होगा जितना 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट पे। हम तो दिल्ली में भी देखते थे होर्डिंग, जो महत्वपूर्ण जगह है यहाँ पर, वहां भी प्रचार चलता था 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगा करके 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। तो इस समय परीक्षा है उस स्कीम की कि भदोही के कारपेट को, मुरादाबाद के कारोबार को, कानपुर के कारोबार को या उत्तर प्रदेश के अन्य जगह का जो कारोबार है टैरिफ की वजह से जो संकट में आ गया, उसकी मदद कौन करेगा, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। कांग्रेस समेत अन्य विपक्षी दलों द्वारा भारत निर्वाचन आयोग की ओर से प्रक्रियागत एसआईआर की आलोचना की जा रही है। इस बीच यूपी स्थित नगीना लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर बड़ी टिप्पणी की है। आजाद ने कहा कि मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि रिटायर होने के बाद वो किसी राजनीतिक दल में शामिल हो जाएंगे। आखिर ये वोट चोरी कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन की आत्मा पर चोट पहुंचा रहे हैं, इस तरीके की कर रहे हैं, लेकिन हम लोग शांत बैठने वाले नहीं हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि एसआईआर का मुद्दा पूरे सत्र में ही हावी रहा और अब तो अंदर बाहर दोनों तरफ ही इस पर लगा। देखिए ऐसा है, कोई भी चुनाव होता है उससे पहले जो वोटर लिस्ट है उसकी जांच होती है। बिहार में 2024 का लोकसभा चुनाव हुआ और उसके 1 साल के बाद ही आप लगभग 65 लाख वोट को हटा देते हैं। तो सवाल ये खड़ा होता है कि तब आपकी रिपोर्ट गलत थी या अब आपकी रिपोर्ट गलत है। सवाल ये खड़ा हो रहा है, क्या ये इस चुनाव को, विधानसभा चुनाव को प्रभावित करने के लिए किया गया है? तो वोट की, चाहे एक वोट की चोरी हो या किसी तरह से उसको रोका जाए, वो सब असंवैधानिक है, वो सब संविधान पर चोट है। तो मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं, इस पर इलेक्शन कमिश्नर ने जो पीसी की है, मुझे ऐसा लगता है कि जल्द जो है वो अपने रिटायरमेंट के बाद किसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन करने वाले हैं, क्योंकि उनकी जो भाषा थी एक जिम्मेदार अधिकारी की नहीं, एक नेता टाइप भाषा थी। मुझे ऐसा लग रहा था कि हम किसी बहुत गैर जिम्मेदार एक अधिकारी की जगह जो है एक पॉलिटिशियन को सुन रहे हैं जो सवालों से बच रहा है
और जो पूरे सवाल का राजनीतिकरण कर रहा है, ये इस तरह के जवाब पर्याप्त नहीं है। सवाल पूछा गया तो आपको जिम्मेदार से जवाब देना चाहिए और जनता देख रही है, जनता आपको भी देख रही है, जनता विपक्ष को भी देख रही है, जनता सरकार को भी देख रही है और जनता के मन में भय भी पैदा हो रहा है, शंका पैदा हो रही है। इसका जवाब जो है, जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कौन है देश में, जब सुप्रीम कोर्ट ने आपसे 65 लाख मतदाताओं का डाटा मांगा जो आपने डिलीट किए हैं, जो आपने हटाए हैं, तो फिर आप जो है अब देरी क्यों कर रहे हैं, इधर उधर की बात क्यों कर रहे हैं, क्यों पीसी कर रहे हैं? सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है उसको फॉलो कीजिए और डेटा दीजिए तो पता लग जाए। अगर आप सही हैं तो सब चीजें स्पष्ट होने दीजिए, दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, फिर इधर उधर घुमाने की बात की जरूरत क्या पड़ गई? तो सवाल ये है कि इलेक्शन कमिश्नर कब जो है जवाब देंगे, कब डेटा देंगे, इसकी तरफ देश की निगाह है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग पर सीधा निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा वोट छीन रही है। उन्होंने कहा कि कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से काट दिए गए हैं, जबकि जो व्यक्ति जीवित हैं। तेजस्वी यादव ने वोटर अधिकार यात्रा का भी जिक्र किया। उन्होंने हुंकार भरी कि वे हर जाति और धर्म के लोगों के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे और इस बार बिहार में एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। लोग को अब समझ में आ रहा है कि किस प्रकार से जो है भाजपा के लोग मिलकर के सबसे पहले चुनाव आयोग को ही चुरा लिया, अब जो है वोटों की चोरी हो रही है। तो अब जो है जनता जो है जागरूक है और बिहार की धरती जो लोकतंत्र की जननी है, यहाँ से लोकतंत्र को नहीं मिटने दिया जाएगा। गणेश कुमार जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सब बातों को क्लियर किया, इसके बाद आप लोगों को कोई बात ही नहीं क्लियर किया है उन्होंने, कोई भी स्पष्ट जवाब जिस तथ्यों के साथ, तल्खों के साथ हम लोगों ने जो दिया है, जिन तर्कों के साथ दिया है, अभी तक उसका कोई जवाब न इन्होंने दिया, न इनके वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट में कोई दलील जवाब जो है दे पाए हैं। बताएं ना, जो लोग जीवित थे उनको मृत क्यों घोषित किया गया? ऐसे हजारों उदाहरण हैं जो हम लोग पेश कर सकते हैं। तो इसमें तो ज्ञानेश गुप्ता जी को जो पीएमओ से मिला है वो उन्होंने पढ़ा है, बस जो बताया गया वही बोल रहे हैं। अगर उन्होंने भाजपा की सदस्यता ली है तो वो बता दें, इसमें शर्म की कौन सी बात है? आरएलडी नेता मलूक नागर ने कहा कि राहुल गांधी खुद एक संवैधानिक पद पर हैं और देश के नेता प्रतिपक्ष हैं। उन्हें संवैधानिक संस्थाओं के मुखियाओं को धमकाना नहीं चाहिए, संवैधानिक दायरे में रहकर कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए काम करना चाहिए। राहुल गांधी जी संवैधानिक पद पे हैं और एलओपी हैं देश के, और संवैधानिक संस्थाओं के मुखियाओं को उनको धमकाना नहीं चाहिए। संवैधानिक दायरे में रह के कानूनी प्रक्रिया अपना करके जो संविधान अलाउ करता है वो उनको काम करने चाहिए। जहां तक बात है वोट चोरी की, जो वो कह रहे हैं कि यहाँ 2-3 जगह वोट बनी हुई हैं, ये जिंदे हैं, इनकी वोट नहीं है, ये मर गए हैं, इनकी वोट हैं और ये गलत है, वही एसआईआर में चुनाव आयोग कर रहा है। तो फिर कहीं फर्क है ही नहीं। जो वो कह रहे हैं भारत माता पे हमला है, तो ये बात भारत माता पे हमला है जब पाकिस्तान की और हिंदुस्तान की जब लड़ाई हो रही थी, और जो कांग्रेस के नेता बयान दे रहे थे वो सवाल पूछ रहे थे जो पाकिस्तान पूछना चाहता था, वो सवाल पूछते थे जो पाकिस्तान में ब्रेकिंग न्यूज या हेडलाइन बनती थी, वो भारत माँ पे एक्चुअल में हमला था। जहां तक बात यहाँ वोट चोरी की है, वोट चोरी का आरोप लगाए हैं, तो क्या कहना चाहते हैं कि वो खुद भी जीते हैं, तो वो खुद भी वोट चोरी से जीते हैं? एक काल्पनिक तौर पे मान भी लिया जाए कि 2-2, 3-3 वोट कहीं बनी है, तो वहां की भी रिकॉर्ड आए हैं जहां से वो जीत करके आए हैं। मेरे हिसाब से उनको बहुत जिम्मेदार तरीके से बोलना चाहिए। देश के एलओपी लीडर वो हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने हल्फनामों पर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार की टिप्पणी की आलोचना की। उन्होंने कहा कि अगर राहुल गांधी से हल्फनामा देने के लिए कहा जाता है तो अनुराग ठाकुर से भी ऐसा करने के लिए कहा जाना चाहिए, लेकिन वे उनसे हल्फनामा नहीं मांग रहे हैं। अगर ज्ञानेश कुमार हल्फनामा देने को तैयार हैं तो हम भी ऐसा करने के लिए तैयार हैं। ज्ञानेश कुमार जो कह रहे हैं ये बड़ा हास्यास्पद है। हास्यास्पद इसलिए है कि यही चुनाव आयोग कुछ महीने पहले कह रही थी कि एकदम कोई दिक्कत नहीं है, वोटर लिस्ट पूरी तरह से दुरुस्त है। आज वही चुनाव आयोग आकर के कह रही है कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। अब आप मुझे बताइए, चाहे प्रेस कॉन्फ्रेंस राहुल गांधी जी किए हों या चुनाव को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ठाकुर किए हों, लेकिन दोनों में यही बात सामने आई ना कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। तो चुनाव आयोग ये क्यों कह रही है कि आप हलफनामा दीजिए? अगर राहुल गांधी हलफनामा दें तो अनुराग ठाकुर को भी हलफनामा देना चाहिए। और मैं कहता हूं कि पहले चुनाव आयोग हलफनामा दे,
कि वोटर लिस्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है। हम हलफनामा देने को तैयार हैं कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है। जब आप घर घर घूम करके काम करेंगे तो ज़मीन पे जाएंगे, आपको पता चलेगा कि वोटर लिस्ट में किस तरीके से गड़बड़ी की गई है। मामला बिल्कुल साफ है। रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति समझौता हो सकता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस मामले पर बड़ा संकेत दिया है। उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के साथ मीटिंग की। ट्रंप कई बड़े यूरोपीय लीडर्स से भी मिले। उन्होंने इसके बाद अहम जानकारी साझा की। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ के जरिए कहा कि मेरी ज़ेलेंस्की के साथ अच्छी बातचीत हुई है। यूक्रेन को यूरोपीय देश सिक्योरिटी गारंटी देंगे। ट्रंप ने ट्रूथ पोस्ट के जरिए कहा कि व्हाइट हाउस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो, फिनलैंड के राष्ट्रपति अलेक्जेंडर स्टब, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मर्ज, यूरोपीय आयोग की अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन और नाटो के महासचिव मार्क रूट के साथ अच्छी बातचीत हुई। ट्रंप ने संकेत दिया कि रूस और यूक्रेन के बीच जल्द ही शांति समझौता हो सकता है। उन्होंने कहा कि अमेरिका के साथ कोऑर्डिनेशन में कई यूरोपीय देश यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देंगे। इस पर भी मीटिंग में चर्चा हुई है। रूस यूक्रेन के बीच शांति की संभावना को लेकर सभी बहुत खुश हैं। बैठकों के समापन पर मैंने राष्ट्रपति पुतिन को फ़ोन किया और राष्ट्रपति पुतिन और राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की के बीच एक निर्धारित स्थान पर बैठक की व्यवस्था शुरू की। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाज़त। आप बने रहे सियासत टीवी के साथ।